और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां नकल की दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही। कल हमने इसी शो में हरियाणा में खुलेआम जारी नकल का वीडियो दिखाया। आज दूसरे दिन भी तस्वीर नहीं बदली है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहां रेड डालने के लिए पहुंची है उन स्टूडेंट्स को जो यहां नकल करा रहे हैं। ये लाइव रेड है, आप दिखा रहे हैं, आप वो सामने आपको नजर आ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं को नकल कराने के लिए जो लोग यहां पर पहुंचे थे चंद्रावती स्कूल के पीछे से, उनको पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। इस रस्सी के सहारे जो स्टूडेंट के जानने वाले दोस्त थे वो लोग इस 3 मंजिल पर चढ़े और अंदर जो लोग पेपर दे रहे थे छात्र, उनको नकल कराने के लिए पर्चियां दी गई। हरियाणा से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जारी नकल के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। नकल माफियाओं से भारत का भविष्य खतरे में है। सरकार सख्ती की बात कर रही है लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। आज भी 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान वही कहानी सामने आई। नूह के चंद्रावती स्कूल के ठीक पीछे बड़ी संख्या में नकल कराने के लिए लड़के फिर पहुंच गए। पास के खेतों में जुटे नकल कराने आए ये लड़के मौके की तलाश में थे। इससे पहले 5 मार्च को नूह के इसी चंद्रावती स्कूल में 10वीं की परीक्षा में नकल कराने का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। दावा किया गया कि अब आगे कोई ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा और नकल मुक्त परीक्षा होगी। लेकिन ताज़ा तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। हमारे सहयोगी पुनीत आज वहीं पर मौजूद थे। उनके सामने क्या हुआ, कैसे पर्ची पहुंचाने वाले पुलिस को चुनौती दे रहे थे, इस रिपोर्ट में देखें। आज की ये तस्वीर नूह में उसी चंद्रावती स्कूल की है जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल के लिए बदनाम हो चुका है। प्रशासन ने सख्ती करते हुए यहाँ धारा 144 लगाई है। नकल कराने आए लड़कों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो वर्दीधारियों से भी शातिर निकले। भागते हुए आगे जाकर खेतों में डट गए। इनकी गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह इनकी संख्या 30 से भी ज्यादा नजर आई, जो आज भी खिड़की पर चढ़ने के लिए खेतों में तैयार खड़े थे। पुलिस और इन लोगों की तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे उनके अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। इन बच्चों को पकड़ने के लिए सवाल उठता है कि क्या इन बच्चों में जरा भी खौफ नहीं था कि एक बार फिर ये वीडियो आने के बाद वो लोग इन बच्चों को नकल कराने पहुंचे हैं। आज की तस्वीर परसों और कल से थोड़ी अलग थी, लेकिन नकल कराने वालों के हौसले पस्त नहीं हुए। इलाका वही, स्कूल भी वही, लेकिन नकल कराने की तस्वीर नई और तरीका नया। तस्वीर नंबर 1, चंद्रावती स्कूल की जिस छत पर 5 तारीख को नकल कराने वाले बेखौफ खड़े थे, आज वहां पुलिस का जवान डंडा लिए नजर आए। तस्वीर नंबर 2, 5 तारीख को जिन खिड़कियों में दर्जनों की संख्या में लटककर पर्चियां पहुंचाई जा रही थी, आज वो जगह तो खाली है, लेकिन वहां से चंद कदम दूर ये लड़के खेतों में खड़े नजर आए। तस्वीर नंबर 3, 5 तारीख को जिस स्कूल में एक पुलिस वाला डंडा लेकर पर्ची पहुंचाने वालों को भगा रहा था, आज वहां कई पुलिस वाले लोगों को दौड़ाते हुए नजर आए। एसपी साहब के आदेश हैं, अब जो नकल वाले हैं उनको पकड़ो। ठीक है। अब ये जितने हमारा फैसला रह जाता थोड़ा बहुत ही भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये तो इकट्ठे तो अब तो कहाँ इकट्ठे, अब तो है नहीं इकट्ठे कहीं। आपको देख के भाग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक और तस्वीर देख लीजिए। कल तक जिन रस्सियों के सहारे लटक कर स्कूल के अंदर नकल कराई जा रही थी, आज उस रस्सी को काट दिया गया। अब यह दीवार पूरी तरह से खाली है। नकल देश के भविष्य को खोखला कर रहा है, लेकिन बात सिर्फ नकल की नहीं है। ये छोटा रूप है। पेपर लीक इससे भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। यूपी से लेकर राजस्थान तक इस पर हंगामा मचा हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने आज इस पर फिर बोला। अपनी न्याय यात्रा में उन्होंने आज कांग्रेस की 5 गारंटी का जिक्र किया। इनमें से एक पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का कानून भी है। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका
स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी। और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। नकल की दीवार के बाद खबर गैंगस्टर के बैंड बाजा बारात की। आजकल एक शादी की चारों तरफ चर्चा चल रही है। ये शादी कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की। 12 मार्च को दोनों साथ फेरे लेंगे। काला जठेड़ी को शादी के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है। हैरानी की बात यह है कि शादी में बारातियों से ज्यादा पुलिस वाले शामिल होंगे। कुछ इस तरह कड़ी सुरक्षा पहरे में काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से बाहर आएगा। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम का चारों तरफ घेरा होगा। जठेड़ी तिहाड़ जेल से 12 किलोमीटर दूर द्वारका के बैंक्वेट हॉल में शादी के मंडप में पहुंचेगा। जैसे इस वीडियो में वो एक शादी के समारोह में पहुंचता है। ये वीडियो काला जठेड़ी के भाई की शादी का है। भाई की शादी में वो कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। पुलिस वालों के घेरे में शादी में शामिल हुआ। सादी वर्दी में भी पुलिस वालों की तैनाती हुई। इस बार भी दृश्य कुछ ऐसा ही होगा। फर्क ये है कि इस बार दूल्हा खुद गैंगस्टर काला जठेड़ी होगा। 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जठेड़ी को शादी के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। इसके बाद अगले दिन 13 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पैरोल है। इस दौरान वो अपनी दुल्हन लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश करेगा। खूंखार अपराधी है तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ा जाता। पुलिस की कस्टडी में रहकर वो जो खास पर्पज है, ये कस्टडी पैरोल इस पर्पज से दी जाती है कि खास परिवार में कोई ऐसा कोई फंक्शन है, शादी है या कोई ऐसा कोई गृह प्रवेश है या किसी की डेथ हो गई है, इस पर्पज के लिए कुछ घंटों के लिए उसको जेल से निकालकर पुलिस अपनी कस्टडी में उस पर्पज के लिए लेके जाती है और फिर वापस जेल में ले जाती है। काला जठेड़ी एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसके ऊपर 30 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। बवाना और बंबैया गैंग के अलावा दर्जनों गैंगस्टर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है तिहाड़ जेल से जठेड़ी को शादी में ले जाना और सकुशल उसे वापस तिहाड़ जेल लाना। पुलिस की जो टीमें जठेड़ी को तिहाड़ जेल से शादी के लिए लेकर जाएंगी, शादी की रस्में पूरी करा के वापस लाएंगी। इसमें वो जवान भी हैं जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन से लैस होंगे, किसी भी हमले से निपटने में माहिर होंगे। खबरें हैं कि गैंगस्टर की शादी में पुलिस वाले वर्दी में नहीं सूट बूट में होंगे। बारातियों से ज्यादा पुलिस वालों की संख्या होगी। जेल से लेकर शादी के मंडप तक हर जगह ये काला जठेड़ी के साए की तरह साथ चलेंगे। शादी पर एनआईए की भी नजर होगी, क्योंकि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के कई केसों की जांच एजेंसी कर रही है। खतरा ये है कि काला जठेड़ी के कई दुश्मन हैं जो इस पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि शादी का कार्ड सार्वजनिक हो चुका है, सबको जगह, तारीख और समय तीनों पता है। ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, काला जठेड़ी की हिफाजत करना और दूसरा इस बात का ध्यान रखना कि मौका पाकर वो शादी से फरार ना हो जाए। जठेड़ी एक खूंखार अपराधियों की श्रेणी में आता है जो कि इनिशियली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में रहा है और 2020 में हरियाणा पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद में कुछ दिन बाद ये फरार हो गया था और उसके बाद 2021 में इसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने फिर अरेस्ट किया था। हालांकि पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बैंक्वेट हॉल के मालिक स्टाफ से कई राउंड बातचीत हो चुकी है। शादी के दिन ड्यूटी पर रहने वाले स्टाफ की शिनाख्त कर ली गई है। पहचान के लिए आईडी कार्ड दिए गए हैं। दोनों के परिवारों से शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट मांगी गई है। गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी जिस अनुराधा चौधरी से हो रही है वो लेडी डॉन रही है। रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जानी जाती है। अनुराधा फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। एक आम महिला का जीवन जी रही है, लेकिन उसके डॉन बनने की कहानी काफी फिल्मी है। एमबीए की स्टूडेंट रही अनुराधा चौधरी कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की करीबी रही।
लोग उसे आनंद पाल की गर्लफ्रेंड बताते थे। हालांकि कॉलेज में ही अनुराधा की दोस्ती दीपक मिंज से हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। आनंद पाल के संपर्क में आने के बाद वो मिंज से अलग हो गई। मिंज की पत्नी के नाते अनुराधा को मैडम मिंज का नाम मिला। 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया। अनुराधा भी पकड़ी गई। जेल से छूटने के बाद वो दिल्ली में रहने लगी। 2018 में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इसके बाद उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई। काला जठेड़ी इसकी अंग्रेजी बोलने की जो तत्परता थी, यानी कि बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी जो बोलती थी, तो उससे इम्प्रेस होकर ये इससे दोस्ती होगी। अब काला जठेड़ी ने अभी निश्चय किया है कि जेल में रहते हुए कि अभी अनुराधा से शादी करेगा। फिलहाल वो काला जठेड़ी के परिवार के साथ रहती है। करीब 4 साल के प्रेम संबंध के बाद 12 मार्च को शादी करने वाली है। डॉन के बाद अब खबर गब्बर की। 2 दिन पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश राजभर खुद को गब्बर बता रहे हैं। मंत्री बनने के बाद राजभर के तेवर बदल चुके हैं। कल राजभर मऊ में थे। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और फिर खुद को यूपी की सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर बता दिया। राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने खुले मन से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, पुलिस के अफसरों को हैंडल करने का तरीका भी बताया। राजभर कह रहे हैं कि जब भी पुलिस थाने जाओ, पुलिस अधिकारियों से कह देना राजभर ने भेजा है, वो डर जाएंगे। ये सब कैसे होगा, राजभर ने कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स दिए, आप खुद देखें। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। ये हैं यूपी सरकार के नए नवेले कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर। मैं ओम प्रकाश राजभर 5 मार्च को शाम करीब 4 बजे मंत्री पद की शपथ ली और 24 घंटे के अंदर साबित कर दिया कि कुर्सी और सत्ता कैसे बोलने का अंदाज बदल देती है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर राजभर लखनऊ से मऊ पहुंच गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सामने थे। नेताजी जोश में आ गए और फिर लगे सत्ता की ताकत और पावर गेम समझाने। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधी टक्कर लेने वाले, उन्हें भला बुरा कहने वाले राजभर खुद की पावर का बखान कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि उनकी पावर का कनेक्शन कहां जुड़ा है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के। 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। ओपी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें पावर मिली है तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करना चाहते हैं। भला कैसे, ये भी अच्छी तरह सुन लीजिए। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। राजभर का कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है, कानून, संविधान, डीएम, एसपी, दारोगा कोई पावरफुल नहीं। पावर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, राजभर के पास है और अब पीले गमछे में समाहित है। जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ऐसा लगता है कि रंग की अहमियत राजभर अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए सफेद और पीले की बात कर रहे हैं। वैसे राजनीति के रंग किस स्पीड से बदल सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमारे पास भी है। आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा, और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर। बेशर्म है।
योगी बाबा जौन पहले हुए सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही हैं आपके? बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर्स में कही थी। एक समय था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कोसते थे। आज उन्हीं के कैबिनेट मंत्री बनकर खुद को यूपी में दूसरे नंबर का पावरफुल नेता बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ओपी राजभर इस तरह की बातें करके चर्चा में आ गए। वो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरा बुला कहते थे, लेकिन अब वो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म करने की बातें करते हैं। मऊ में कार्यकर्ताओं के सामने राजभर ने कुछ फिल्मी डायलॉग भी मारे। अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। आप सोच रहे होंगे कि कोई नेता खुद के बारे में ऐसा क्यों कहेगा, लेकिन राजभर ने खुद को शोले फिल्म का गब्बर बता दिया। वो कहना चाहते थे जैसे शोले फिल्म में माँ बच्चों को गब्बर के नाम से डराती थी, उनका नाम सुनकर और पीला गमछा देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यूपी जैसे सूबे के कैबिनेट मंत्री के मुंह से निकली ऐसी बातें सुनकर आप सोचते होंगे कि राजभर को ये सब कहने की क्या जरूरत है, पर राजभर को इस बात का गुमान है कि उनका नाम सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। हमसे ज्यादा बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है क्या धरती पर? बोलो, कोई है? राजभर जानते ही होंगे कि ऐसी बातों पर खूब बात बनेगी, तो सवाल ये है कि वो ऐसी बातें करने से घबराते क्यों नहीं। ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो, डरते हैं? ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के बाद खुद को पावर हाउस समझने लगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि असली पावर संविधान और देश के कानून में निहित है। आपको दो खबरें दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्ट और इंसान की ताकत क्या होती है। इन दो चेहरों को देखिए, एक तरफ गुजरात के गणेश बरैया हैं और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा हैं। दोनों में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है। पहले आपको गणेश बरैया के बारे में बताते हैं। मशहूर शायर जान निसार अख्तर का एक शेर है, इतने मायूस तो हालात नहीं, लोग किस वास्ते घबराएं। ये शेर गुजरात के डॉक्टर गणेश बरैया पर पूरी तरह फिट बैठता है। कैसे, पूरी बात बताएं से पहले इनका परिचय आपसे कराते हैं। 23 साल के डॉक्टर गणेश बरैया इन दिनों ये अपने छोटे कद की वजह से नहीं, ऊंचे और मजबूत इरादों की वजह से चर्चा में है। ईश्वर ने इन्हें सिर्फ 3 फीट की हाइट दी है, लेकिन इसी के साथ इन्हें बड़े हौसले भी दिए। इन्हीं हौसलों के दम पर डॉक्टर गणेश ने MBBS की पढ़ाई पूरी की और इन दिनों वो भावनगर की सरकारी अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गणेश के लिए मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल रही, उन्हें यह हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखें। बड़े हौसले वाले छोटे कद के गणेश बरैया के लिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल भरी थी। आज वो भावनगर के सरकारी अस्पताल में इंटर्न है, लेकिन 5 साल पहले उनके डॉक्टर बनने के रास्ते में कानूनी रोड़े आ गए थे। 12वीं करने के बाद गणेश बरैया ने 2018 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट एग्जाम क्लियर किया, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने छोटे कद को बहाना बनाकर उन्हें MBBS करने से रोक दिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की दलील थी कि छोटे कद की वजह से गणेश बरैया इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब कद सपनों के रास्ते में आ गया, तब गणेश बरैया ने अपने विश्वास को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन्होंने MCI के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए, तब बहुत उदास रहा। हमने
सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गणेश भरैया के हक में फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने एमसीआई के फैसले को बदल दिया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई और कानूनी दांव पेचों के चक्कर में 2018 में एडमिशन का वक्त निकल गया। इसके चलते उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ा। उन्होंने 2019 में एमबीबीएस में दाखिला लिया और अब वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर गणेश भरैया को एमबीबीएस करने के लिए ही नहीं लड़ना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो भावनगर के सरकारी अस्पताल में आए तब भी शुरुआत में उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई। डॉक्टर गणेश का कहना है कि शुरू में उनकी हाइट की वजह से मरीज उनसे इलाज कराने में संकोच करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो गया। डॉक्टर गणेश अपने लक्ष्य को इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया है। ऐसी कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की भी है, जो 3588 दिन यानी करीब 10 साल जेल में बिताने के बाद आज नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें माओवादी गुटों से जुड़े होने के कथित मामले में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रोफेसर साईं बाबा की उम्र कैद की सजा भी रद्द कर दी है। जीएन साईं बाबा को माओवादी गुटों से जुड़े होने के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ जीएन साईं बाबा ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब जाकर कोर्ट ने उन्हें बेकसूर माना है। अब वो खबर जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है, ये खबर काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें देश की उत्तरी सीमा पर विदेशी फंडिंग से चल रहे अवैध मदरसों की गहरी जड़ें मिल रही हैं, जो देश को खोखला कर सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इन्हीं जड़ों को काटने की प्लानिंग हो रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की सिफारिश की गई। ऐसी खबरें थी कि यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने जांच करके बड़े एक्शन की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, यूपी के 7 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इन जिलों के नाम हैं महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा और सिद्धार्थनगर। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते 25 वर्षों में नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या में तेजी आई है। इन इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है। एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बने होने का दावा है। एसआईटी जांच के दौरान ये मदरसे न फंडिंग का हिसाब दे पा रहे हैं और ना ही फंडिंग के सोर्स के बारे में बता पाए। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी है कि मदरसे का निर्माण चंदे के पैसे से हुआ है, लेकिन चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मदरसे के पास नहीं था। इस जांच में कुल 23,000 मदरसों में 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है। एसआईटी की जांच में जो एक बड़ी बात सामने आई वो ये है कि नेपाल की सीमा से लगे 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अवैध मदरसों पर एक्शन की सिफारिश है और अगर यूपी सरकार ने एक्शन लिया तो 13,000 मदरसों पर ताला लगना तय। वैसे तो मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल मजहब पे अपने कीमती वोट तलाश लेते हैं और आक्रामक बयानों से चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों से तापमान बढ़ाते हैं। मदरसों के संचालक और मौलाना भी इस काम में राजनीति करने वालों की काफी मदद करते हैं। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट पर मदरसा संचालक काफी गुस्से में हैं और कुछ नेता भी। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश कोई मामूली घटना नहीं है, इसीलिए इस पर राजनीति भी काफी हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मदरसों के नाम पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नियम के मुताबिक काम होगा। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे
और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए। संदेश खाली जाते वक्त बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और दूसरी कार्यकर्ताओं को कोलकाता पुलिस ने करीब 1 घंटे हिरासत में रखा। रिहाई के बाद बीजेपी नेताओं ने लगाए ममता बनर्जी धिक्कार के नारे। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश खाली को लेकर भाषण के विरोध में ममता बनर्जी की पैदल मार्च। महिला विंग के पैदल मार्च में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल। केरल के पूर्व सीएम के करुणा की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। बोली सोनिया गांधी से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। टिकट मिलने के बाद हेमा मालिनी ने उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में किया दर्शन। 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा किया दावा। महिला दिवस से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक हुई। दिल्ली में अगले साल भी जारी रहेगी बिजली सब्सिडी। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 यूनिट तक आधा बिल। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल को विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी। शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का मेगा प्लान। अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की चर्चा पर अनुराग ठाकुर का बयान। यूपी से गांधी परिवार पलायन कर गया। कांग्रेस की प्लानिंग में यूपी नजर नहीं आता। शिंदे गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की याचिका पर 8 अप्रैल तक सुनवाई टली। और आगे देखिए द पीएम फैक्टर।